Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the Slate class of physics practicals. Right? So, in this class, we will do a practical of mechanics, and this is May June 2017, paper 3, question number 1. As you know, कि बच्चों question number 1 में you have to draw a graph, और उसके लिए सारी data collection आपने अपने provided apparatus से करनी होती है. And you take 6 sets of readings, then you calculate the value of gradient and y-intercept. और उससे आप फिर गिवन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं और उनके यूनिट्स देते हैं. ठीक है. द टाइम अलाउड फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली 1 आवर और दूसरे क्वेश्चन के लिए भी एग्जैक्टली 1 आवर होता है. ठीक है. एंड दिस पेपर हैज 20 मार्क्स. बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल, हमें जो प्रोवाइडेड अपरेटस है दैट इंक्लूड्स दिस चेन ऑफ पेपर क्लिप्स व्हिच हैज 15 पेन्स एंड एक एंड के ऊपर एक पेन के साथ प्लास्टिसिन अटैच्ड है. ठीक है. क्ले अटैच्ड है एंड देन यू हैव 14 पेन्स आउटसाइड इन दिस चेन. देन यू हैव दिस मीटर रूल. ठीक है. याद रखना मीटर रूल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है दैट इज ऑलवेज 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है. यू हैव दिस retort stand which has 2 bosses attached to it. ठीक है. I was given with 1 nail जो कि मैंने ऊपर वाले बॉस के साथ अटैच कर लिया और एक रॉड जो कि मैंने नीचे वाले बॉस के साथ ऑलरेडी अटैच कर ली है. Then I have this stopwatch and this stopwatch reads up to 2 decimal places. ठीक है. और आपने अपनी स्टेशनरी को कैरी करना है and then you will have this ruler to draw a best fit line. ठीक है. मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप 30 सेंटीमीटर रूलर लेके जाएं ताकि आप एक कंटिन्यूस बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करें. अगर आपके पास स्मॉल रूलर होगा ना तो आप 1 गो में लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे. ठीक है. आपके सारे पॉइंट्स एट अ टाइम लाइन के साथ अलाइन ही नहीं हो पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. और प्रैक्टिकल को ध्यान से देखेंगे. सिर्फ देखने से आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में हाउ यू परफॉर्म अ प्रैक्टिकल. सो द क्वेश्चन सेज दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ चेन ऑफ पेपर क्लिप्स. सो वी हैव दिस चेन ऑफ पेपर क्लिप्स जिसके एक साइड से आपने मैस को अटैच किया हुआ. ठीक है. विद you have been provided with a chain of 15 paper clips with a sphere of modeling clay, this one. ठीक है. This sphere with a sphere of modeling clay attached to one end of the chain. Measure and record the length of one of the paper clips as shown in figure 1.1. ठीक है. So figure 1.1 में एक पेपर क्लिप है और आपने इसकी एंड टू एंड लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो आई हैव दिस वन पेपर क्लिप, सेपरेट पेपर क्लिप. आप इस चेन में से भी मेजर कर सकते हैं लेकिन मैंने एक सेपरेट पेपर क्लिप लिया. यू कैन यूज मीटर रूल, यू कैन यूज अ रूलर जो कि आपने खुद कैरी किया हुआ है और इसके साथ आपने पिन को अलाइन करना है. दिस रीडिंग इज कमिंग आउट टू बी 3.1 सेंटीमीटर्स. राइट. सो यू विल राइट दिस वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 3.1 centimeter, right? So you have to write this value up to 1 decimal place because the precision of ruler is up to 0.1 centimeter. Smallest division कितनी होती है रूलर की? 1 millimeter, which is 0.1 centimeters. So you have to give this reading up to 1 decimal place, right? Moving on to the next part. In the next part, he says, set up the apparatus as shown in figure 1.2. So here is a nail, then you have this rod और इसके साथ nail के साथ आपने chain को hang करना है and you have n paper clips below this rod. Right? The chain should be suspended from the nail. The wooden rod should be positioned so that the chain when hanging vertically just touches the rod. तो यहां पर जरा देखें. इस वक्त अगर आप इस रॉड के एंड को देखेंगे, इस टिप को देखेंगे जो कि व्हाइट कलर की है, मेरा पेन इसके साथ जस्ट टच कर रहा है, इसके साथ गैप नहीं है. ठीक है. सो जब आप इस चेन को भी इसके साथ हैंग करेंगे तो ऐसा ना हो कि चेन का और रॉड का गैप हो और ऐसा भी बिल्कुल ना हो कि चेन इस तरह से हो. ये चेन स्ट्रेट होनी चाहिए और जस्ट इसको टच करनी चाहिए. ठीक है. तो मैं इसको यहां से हैंग कर रहा हूं. ये नेल वाली जो पोजीशन है ये आपके एंड पे ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर रहे. ठीक है. एंड देन ही सेज दैट द वुडन रॉड शुड बी पोजीशनड सो दैट
the chain when hanging vertically just touches the rod with 6 paper clips below the rod. ठीक है, ये टच भी करे और below the rod कितनी पिन्स होनी चाहिए? 6 पिन्स या 6 पेपर क्लिप्स. सो दिस इज 1 2 3. इसका मतलब है कि मुझे अभी इस वाले क्लैंप को ऊपर करना है. इसको यहां से लूज करेंगे और इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, एंड दिस पार्ट ऑफ दिस चेन इज जस्ट टचिंग दिस रॉड. यहां पे मैं इसको टाइट कर दूंगा. ठीक है, ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा टाइट कर दें. ओके, नाउ रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स बिलो द रॉड. सो इस रॉड से नीचे पेपर क्लिप्स को काउंट करें. 1 2 3 4 5 एंड 6 पेपर क्लिप्स. सो सिंपली आप यहां पर लिखेंगे 6. ठीक है, और याद रखिए आपने साथ यूनिट नहीं मेंशन करना. देन यू हैव द नेक्स्ट पार्ट. इन द नेक्स्ट पार्ट ही सेज दैट मूव द स्फीयर टुवर्ड्स यू. ठीक है, मैं अपनी तरफ पुल करूंगा, लेकिन आपको मैं साइड भी दिखा रहा हूं तो मैं इस तरह से पुल करूंगा. ठीक है, मूव द स्ट्रिप move the sphere towards you through a distance of approximately 10 centimeters and release the sphere. The chain will oscillate and hit the rod during these oscillations. Determine the time period of these oscillations. ठीक है, तो मैं इसको एक साइड पर डिस्प्लेस करके रिलीज करूंगा और 20 ऑसिलेशंस का टाइम फाइंड आउट करूंगा. नाउ व्हाई 20 ऑसिलेशंस? बिकॉज आपका रॉ टाइम एटलीस्ट 10 सेकेंड से ज्यादा है. सो इन दिस केस आई विल राइट दैट नंबर ऑफ oscillations is equal to 20, right? Number of oscillations is equal to 20. So now you will write time t1 for 20 oscillations. ठीक है, you will hold a stopwatch in one hand. This is the start button, this is a stop button and this is reset button. ठीक है, तो मैं इसको approximately 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके रिलीज करूंगा और ऑसिलेशन स्टार्ट करूंगा. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Right? So for 20 oscillations on my stopwatch, this time is coming out to be 22.16 seconds. 22.16 seconds. Right? Okay. Now T2. आपने बच्चों 2 बार ही इसको फाइंड आउट करना है, देन यू विल टेक द एवरेज. ठीक है, ये देखिए अभी तक ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, सो स्टॉपवॉच को रीसेट करेंगे और दोबारा से रिलीज करेंगे फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स. और जब इस रॉड को टच करेगा, मैंने उसको रेफरेंस रखा हुआ है फॉर द स्टार्ट एंड फॉर द एंड ऑफ ऑसिलेशन. दिस इज स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So this time the time is coming out to be 22.18 seconds. 22.18 seconds. So 2 oscillations करने के बाद now you will take the average value. ठीक है, अब आपने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो टी एवरेज, क्रोकोडाइल ब्रैकेट से एवरेज को शो करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2. सो 22.16 प्लस 22.18 divided by 2, and this time is coming out to be 22.17 seconds. Now mind it that this is a time for how many oscillations?
this is a time for 20 oscillations, but you have to find out the value of time of how many oscillations? You have to find out the value of time for one oscillation. So time period find out करने के लिए आप इस average time को divide करेंगे by the value of number of oscillations. So finding out the value of time period is equal to average time divided by number of oscillations, which is 20. The average value of time is coming out to be 22.17 divided by 20. So 22.17 divided by 20, this value is coming out to be 1.1085, which can be written as 1.11 seconds. Right? So बच्चों इस point पे आप ये याद रखें that you have to give all the values of time in small lowercase t. Only time period is given in capital T. Right? अच्छा, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार ही दोबारा परफॉर्म करेंगे, लेकिन we will keep number of clips below the pen. इसको 6 से वेरी करके 2 के लिए एडजस्ट करेंगे. So here you have 1 and 2 paper clips below the rod. ठीक है? Once again I will displace it and I will measure the time of 20 oscillations. आप इसको रिलीज करने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Right? So this time is coming out to be 18.64. ठीक है, जब 2 pins below the rod है तो time is 18.64 seconds. Right? So इधर से ही आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे रीड करते हैं. So change n. What is n? N is the number of paper clips below the rod. So change n by moving a wooden rod vertically and repeat B2 and C until you have 6 sets of values of n and time period capital T. ठीक है, so अभी आपने देखा कि जब हमारे पास 2 पेपर क्लिप्स थी, first value of time is coming out to be 18.64, but you have to perform experiment 2 times and then you have to take an average time और उसके बाद आप टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे बाय डिवाइडिंग द एवरेज टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. ठीक है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन द टेबल, इंक्लूड वैल्यूज ऑफ अंडर रूट n टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. तो बच्चों इसने खुद से क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने अंडर रूट n की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करनी है. सो दिस अंडर रूट n इज अ कॉलम फॉर कैलकुलेटेड डाटा. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बार बार कि इन क्वेश्चन नंबर 1 यू कैलकुलेट द डाटा इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, सो आपकी कॉलम हेडिंग्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ रीडिंग्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन यू हैव नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स बिलो द रॉड व्हिच इज n, then T1 in seconds. This is a format to write table quantity which is T1 slash unit which is seconds. Then you have T2 in seconds, T average in seconds, time period in seconds. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ज्यादा रेंज कवर करने के लिए 2 के डिफरेंस से काम किया है. You have 2, 4, 6, 8, 10 and then 12 pins below the paper clip. और जैसे जैसे पेपर क्लिप्स ज्यादा हो रही हैं उसी तरह आपका टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है. So your time period is also written in 3 significant figures and under root n is also given in 3 significant figures. Right? So this is how you complete your table, and part E says that plot a graph of t on y-axis against under root n on x-axis. ठीक है? So in 6 sets of readings के लिए 1 से लेके 6 के लिए the value of time period is ranging from 0.934 to 1.26 and the value of under root n is ranging from 1.41 to 3.46. Right? For this you will take an appropriate scale. Appropriate scale 1s का, 2s का, 4s का, 5s का हो सकता है, लेकिन काइंडली 3s का, 7s का, 9s का, 6 का डिफरेंस ना लिया करें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डिफरेंस आ रहा है 9 का, तो आप 9 को स्केल अप करके आप 10 का स्केल है, दैट 1 डिवीजन इज इक्वल टू
10 यूनिट्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने अप्रोप्रिएट स्केल लेबल किया और सारे के सारे पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है। ठीक है, नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज अंडर रूट एन। ठीक है, एन इज अ काउंट ऑफ पेन्स, एन विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो आपने स्लैश डाल के इसका यूनिट नहीं लिखना। ठीक है, और वाई एक्सिस पे यू हैव प्लॉटेड टाइम पीरियड, सो यू विल से टाइम पीरियड इन सेकेंड्स, राइट। सो पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे की है, पहले भी आपको बताया है कि आपने एक सिंगल पॉइंट प्लेस करना है और इसको फाइन पेंसिल के साथ सर्कल कर देना है। ठीक है, कीप इन माइंड कि आपने ग्राफ के ऊपर कोई भी काम पेन से नहीं करना, ग्राफ के ऊपर सारा पेंसिल वर्क होगा। ठीक है, सो इन पॉइंट्स को यूज करते हुए मुझे एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर दैट आई विल टेक दिस क्लियर रूलर इन एग्जाम। ठीक है, इसके ऊपर तो फिर आपको कलर नजर आ रहा है, लेकिन कलरलेस बिल्कुल क्लियर रूलर होना चाहिए ताकि आपको अपने पॉइंट्स का जज करना आसान हो। ठीक है, इस केस में मैं अपने रूलर को अलाइन करूंगा विद द पॉइंट्स। बेस्ट फिट लाइन का ये रूल है कि मोर और लेस जितने पॉइंट लाइन से ऊपर उतने ही पॉइंट्स लाइन से नीचे होने चाहिए, एंड योर पॉइंट्स मस्ट बी as close as possible to the best fit line. So in my case I think this is the best fit line. ठीक है, जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो आप क्लियरली जज कर पाएंगे कि all the points are in fact very close to the actual line. एग्जाम में आप ये वाला काम भी पेंसिल से करेंगे, राइट। सो यू हैव दिस बेस्ट फिट लाइन, सो यू कैन जज वेरी वेल कि बेशक कोई पॉइंट लाइन से पास ना हो, ठीक है, लेकिन आपने बेस्ट फिट लाइन सारे पॉइंट्स को एवरेज आउट करने के लिए ड्रॉ की है। ठीक है, हम आपको थ्योरी में ये भी पढ़ाते हैं, यू ड्रॉ बेस्ट फिट लाइन टू रिड्यूस रैंडम एरर्स। ठीक है, तो इस केस में काफी हद तक आपने रैंडम एरर्स को मिनिमाइज कर लिया है। देन आई विल सजेस्ट यू टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए मैं एक ये वाला पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यू कैन कंसिडर फ्रॉम हियर। सो वन ऑफ द पॉइंट इज, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन, एंड द अदर पॉइंट इज दिस। ठीक है, आई एम टेकिंग दीज टू पॉइंट्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। नीचे वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज 1.8 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1.0। ऊपर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज 3.4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1.25। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वन ऑफ देम इज 1.8 and 1.0, the other point is 3.4 and 1.25. ठीक है, you will use these 2 points to calculate the gradient of this best fit line. ठीक है, so आपको इस पेज पर दोबारा जाना होगा and you will read this part E का third part. Determine the gradient and y-intercept of this line. So to determine the gradient you need 2 coordinates. हमने देखा कि one of the coordinate is 1.8 against 1.0 and the other coordinate is 3.4 against 1.25. So gradient is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So y2 is 1.25, y1 is 1.0 divided by 3.4 minus 1.8. Use these points to calculate the gradient. So it is 1.25 minus 1 divided by 3.4 minus 1.8. This value is coming out to be 0.156. 0.156. And I will suggest you to give this value up to 3 significant figures. So your value of gradient is 0.156. ठीक है? Now you can easily calculate the value of y-intercept. Your y-intercept can be calculated using an equation of straight line which is y equals mx plus c. y और x की जगह एक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करें, m की जगह ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन सब्स्टिट्यूट करें और c को फाइंड आउट कर लें. So y कोऑर्डिनेट is 1,
gradient is 0.156, x is 1.8 plus c. So according to my calculations, the value of y-intercept is coming out to be 0.719. 0.719, right? So the value of gradient is 0.156 and the value of y-intercept is 0.719. ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि आपने जो दो क्वांटिटीज प्लॉट की हैं, y एक्सिस पर आपने प्लॉट किया है टाइम पीरियड इन सेकेंड्स और x एक्सिस पर अंडर रूट n, तो ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा? ग्रेडियंट विल बी y ओवर x. y एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसका यूनिट है सेकंड्स और x एक्सिस पर जो क्वांटिटी है अंडर रूट n वो यूनिट लेस है. सो ग्रेडियंट हैज यूनिट ऑफ सेकंड्स और y इंटरसेप्ट का क्या यूनिट होगा? y इंटरसेप्ट का भी यूनिट सेकंड होगा बिकॉज द क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस इज टाइम पीरियड व्हिच इज इन सेकंड्स. सो ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट दोनों का यूनिट सेकंड्स है, लेकिन इस पार्ट में मेंशन करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है बिकॉज उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप इस पार्ट में ग्रेडियंट को मेंशन करें. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. So the next part is part F, in which he is asking you that it is suggested that the quantities T and N are related by equation T equals P times under root N plus Q, where P and Q are constants. Using your answer in E3, determine the value of P and Q. So the given equation is T is equal to P under root N plus Q, right? And the equation of straight line is y equals mx plus c. So in this part, you always have to compare your given equation with the equation of straight line. अगर sometimes आपको अपनी given equation को थोड़ा सा rearrange करना पड़ता है तो आप rearrange करेंगे, लेकिन इस केस में ये already rearrange थी. So the quantity along y-axis is time period, the quantity along x-axis is under root n. So by this comparison, gradient is coming out to be equal to p and y-intercept is equal to q. So you can write that p is equal to gradient of the graph और gradient की value आ रही थी 0.156 और इसका यूनिट आ रहा था seconds. ठीक है, and q is equal to y-intercept of the graph and its value is coming out to be 0.719. 0.719 और इसका यूनिट भी seconds. So P is 0.156 and its unit is seconds, and Q is 0.719 and its unit is also seconds. ठीक है? So after completion of this part, we have a last part in which we have to find a constant which is G. So he says that P is equal to pi under root L by G, where G is acceleration of free fall. Using your values in A and F, determine the value of G. ठीक है? So बच्चों, part A में आपने क्या find out किया था? Part A में you found out the value of length of pen, and this length of pen was coming out to be 3.1 centimeters. You have to determine the value of G. So out of this equation, make G subject of the formula. मैं पूरी equation को square करूंगा. So P square is equal to pi square L over G. Make G subject of the formula. G is equal to pi square L over P square. ठीक है? So आप यहाँ पर P की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लेंथ ऑफ पेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.1 सेंटीमीटर्स. ठीक है? So G is equal to pi square. The value of length of pen is 3.1 and the value of P is 0.156 with a square on it, right? Substitute these values in the calculator. Pi square multiply by 3.1 divided by 0.156 square. This value is coming out to be 1257. मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा 1260. Now it's units. ठीक है? Because G is equal to pi square L over P square. So G का जो यूनिट होगा that will be
इट्स यूनिट इज, लेंथ का यूनिट क्या होगा, पाई तो यूनिट लेस है, सेंटीमीटर्स, मीटर्स नहीं लिखना बिकॉज द वैल्यू ऑफ एल इज इन सेंटीमीटर्स, डिवाइडेड बाय पी का यूनिट है सेकेंड्स, with a square on it, this is centimeters s minus 2. The value of g is coming out to be 1260 centimeters s minus 2. Right? This is how you will do this practical. So see you in the next video with more practicals. Thank you.